दोस्तों, अपोजिशन पार्टी ने एक कोएलिशन बनाया है जिसका नाम उन्होंने रखा है इंडिया। जी हाँ गाइस, 26 अलग अलग अपोजिशन पार्टीज़ ने एक साथ मिलकर एक कोएलिशन बनाया है और उसका नाम उन्होंने इंडिया रखा है, जिसका मकसद केवल एक ही है, आने वाले 2024 इलेक्शन में बीजेपी को हराना। अब क्या ये संगठन बीजेपी को हरा पाएगी? इन सब बातों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो कोएलिशन बनी है, इसके अंदर कौन कौन सी पार्टीज़ है, इसके बारे में आप हम बात करेंगे। सबसे पहले कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, जनता दल, राष्ट्रवादी कांग्रेस, इन जैसी बड़ी बड़ी पार्टीज़ इस कोएलिशन का हिस्सा है, जिनका मकसद केवल एक ही है, बीजेपी को आने वाले इलेक्शन में हराना। अब क्या ये बीजेपी को हरा पाएगी? क्या ये अपने मकसद में कामयाब होगी, या फिर बीजेपी एक बार फिर से ये इलेक्शन जीतेगी और इन सब को हरा देगी? तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। हम डे टू डे बेसिस पर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। अब इंडिया, इस शब्द के पीछे की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंडिया इस वर्ड को ही क्यों सिलेक्ट किया गया और इंडिया इस वर्ड का मतलब आखिर क्या है। और जो अपोजिशन पार्टी ने इस वर्ड का जो मतलब बताया है, जैसे कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, इस पर भी काफ़ी चर्चाएं, काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था। काफ़ी लोग इसके बारे में कुछ अलग अलग बातें कह रहे थे, क्योंकि शरद पवार जी ने एक ट्वीट किया था जिस पर इंडिया इस शब्द का फुल फॉर्म उन्होंने लिखा था इंडियन नेशनल डेमोग्राफिक इंक्लूसिव अलायंस। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका जो फुल फॉर्म बताया था वो था इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। फिर बाद में शरद पवार जी ने ही अपने ट्वीट को चेंज कर दिया और उन्होंने इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, या बाद में अपना लॉन्ग फॉर्म उन्होंने करेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से फ़िलहाल तो ये लग रहा है कि इसका लॉन्ग फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। लेकिन इस वर्ड पर भी काफ़ी चर्चाएं, काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रही है, क्योंकि बीजेपी के कुछ लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इंडिया ये वर्ड अंग्रेज़ों ने हमें दिया था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया ये वर्ड भारत को दिया था और हमारे देश का असली नाम भारत है। इसलिए कुछ लोग इसे इंडिया वर्सेस भारत की लड़ाई मान रहे हैं, वही अपोजिशन पार्टी इसे इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई मान रही है। अब देखना ये है, ये जो अपोजिशन पार्टी का जो गठबंधन बनाया है, अब ये कितना महत्वपूर्ण साबित होता है, आगे आने वाले इलेक्शन में कितना इम्पैक्टफुल साबित हो सकता है, ये तो आगे देखने वाली बात है। अभी इसके पीछे इसका मोटिव क्या है, आखिर क्यों इस कोएलिशन को बनाया गया है? ये जो 26 पार्टी एक साथ मिलकर उन्होंने एक जो कोएलिशन बनाया है, इसका आखिर उद्देश्य क्या है, आइए जानते हैं। तो जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसकी जो प्रस्तावना रखी थी, तो उन्होंने कहा था द मेन एम इज़ टू स्टैंड टुगेदर टू सेफगार्ड द डेमोक्रेसी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब उन्होंने यहाँ पर कहा था कि डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए ये पूरे संगठन को बनाया गया है और ये आगे जाकर डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को सेफगार्ड करेगा। अब हम सबको तो ये पता है कि कांग्रेस हमेशा से ही एलिगेशंस बीजेपी के ऊपर लगाती आ रही है कि बीजेपी ने डेमोक्रेसी को ख़त्म किया है, बीजेपी की जो कुछ स्टांस है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसकी वजह से इनका जो मेन मोटिव ही उन्होंने इस संगठन का ये बताया है कि डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को सेफगार्ड करना, क्योंकि CAA आर्टिकल 370 जैसे डिसीजन जब बीजेपी ने लिए थे, तब अपोजिशन पार्टी ने इसका काफ़ी विरोध किया था, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना था। तो इस वजह से ये डेमोग्राफिक और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के लिए ये कोएलिशन बनाया है, ऐसा अपोजिशन पार्टी का कहना है। अब देखना ये है कि किस तरीके से अपोजिशन पार्टी इसका इम्पैक्ट लोगों पर बनाती है। अब इस संगठन के लीडरशिप के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि आगे जाकर इस संगठन को लीड कौन करेगा और PM पद के लिए इसका उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि विपक्ष में ही कई सारे लोग हैं जो PM पद के लिए अपनी इच्छा जताते हैं। लेकिन कुछ खबरें सामने निकल कर ये आ रही है कि कांग्रेस ने इस बार के इलेक्शन के लिए PM पद के लिए अपनी इच्छा नहीं जताई है। तो अब PM पद के लिए इसका उम्मीदवार कौन होगा और इस पूरे संगठन को लीड कौन करेगा, ऐसे काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन सामने आ रहे हैं। लेकिन हाल ही में कुछ खबरें सामने निकल कर ये आ रही है कि सोनिया गांधी जी को इस संगठन का हेड बनाया जाएगा और नीतीश कुमार इसके कन्वीनेंट होंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि सोनिया गांधी को इस संगठन का हेड बनाया जाएगा, वो PM पद के लिए उम्मीदवार नहीं बनेगी। अब PM पद के लिए उम्मीदवार कौन बनेगा, ये तो आगे देखने वाली बात है। अब जो बड़े सवाल हमारे मन में आ रहे हैं कि क्या ये गठबंधन जीत पाएगा, क्या ये बीजेपी को हरा पाएगा, या फिर बीजेपी फिर से एक बार अपना कमल खिलाएगी। तो इसके लिए हमें अपोजिशन पार्टी की जो पॉलिटिकल पावर है उसे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोकसभा की 543 सीटों में से 90 सीट जो है वो यूपीए ने जीती थी
और एमजीपी पार्टी को 15 सीट्स मिली थी और 84 सीट्स अदर्स को मिली थी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात यह है कि एनडीए को 353 सीटें मिली थी, जो कि 75% से भी ज़्यादा है। यूपीए को केवल 90 सीट्स मिली थी, जो कि 25% से भी कम माना जाता है। तो इसके लिए अगर अपोजिशन पार्टी को ये इलेक्शन जीतना है, उन्हें अगर बीजेपी को हराना है, तो मैक्सिमम उन्हें 50% से भी ज़्यादा सीट्स इस लोकसभा इलेक्शन में जीतनी होगी, तब जाकर वो बीजेपी को हरा सकती है। क्योंकि अगर हम इस पूरे स्टैट्स को देखें, इस पूरे डेटाबेस को देखें, तो बीजेपी का पकड़ा काफ़ी ज़्यादा भारी लगता है। तो अगर यूपीए को ये इलेक्शन जीतना है, तो यूपीए यानी कि इंडिया, जो अपोजिशन पार्टी का एक नया कोalition है, उनको इस लोकसभा इलेक्शन में काफ़ी अच्छी तरीके से जीतना होगा। काफ़ी ज़्यादा सीट्स उन्हें लेके आनी पड़ेगी। तकरीबन 50% से भी ज़्यादा सीट्स उन्होंने इस लोकसभा इलेक्शन में ले आनी पड़ेगी, तब जाकर बीजेपी को वो हरा सकती है। अब एक्सपर्ट्स का मानना क्या है इसके ऊपर, आइए जानते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इट इज़ द गुड मूव बट नॉट इनफ, यानी कि अपोजिशन पार्टीज़ ने ये कोalition बनाया है, ये काफ़ी अच्छी मूव है, मगर ये बीजेपी को हराने के लिए काफ़ी नहीं है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। क्योंकि अगर इस इंडिया कोalition को जीतना है, यानी कि अपोजिशन पार्टी को अगर बीजेपी के अगेंस्ट जीतना है, तो केवल कांग्रेस को ही 150+ सीट्स पर जीत हासिल करनी पड़ेगी, और जो बाकी पार्टीज़ इस कोalition का हिस्सा है, उन्हें भी इस पूरे इलेक्शन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाकर बीजेपी को हराया जा सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। अब आने वाले इलेक्शन में बीजेपी के खिलाफ एक स्ट्रांग अपोजिशन, एक स्ट्रांग कंटेंडर और इलेक्शन में जो बीजेपी को हराए, ऐसी एक स्ट्रांग पार्टी बनने के लिए अपोजिशन पार्टी को क्या क्या करने की ज़रूरत है। एक्सपर्ट ने इस पर कौन कौन से सुझाव दिए हैं। अपोजिशन पार्टी को एक स्ट्रांग अपोनेंट बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए उन्हें अपने पॉलिटिकल एजेंडास लोगों के सामने रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे पॉलिटिकल एजेंडास जो बीजेपी से भी अच्छे हो, ऐसे पॉलिटिकल एजेंडास लोगों के सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे लोगों का भी जो अपोजिशन पार्टी की तरफ देखने का जो पर्सपेक्टिव है, जो थिंकिंग है, उसे चेंज किया जा सके। ऐसे कुछ पॉलिटिकल एजेंडास लोगों के सामने लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे मेन बात है एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ऑफ पीएम, क्योंकि हम सबको पता है कि फ़िलहाल हमारी भारत की जनता राहुल गांधी को तो एज ए पीएम एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। ये तो अब कांग्रेस भी पूरी तरीके से जान चुकी है। इसलिए कांग्रेस इस बार पीएम पद के लिए इच्छुक नहीं है, ऐसा माना जा रहा है। तो अपोजिशन पार्टीज़ में जो बड़े बड़े नेता हैं, जिनके काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं, जो पीएम पद के लिए एज अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माने जाएंगे, जिससे लोगों को ये लगेगा कि ये पीएम पद के लिए एक अच्छा कैंडिडेट है। और तीसरी मेन चीज़ जो बताई गई है वो है, जो बीजेपी अपने उम्मीदवार खड़ी करेगी, तो उनके खिलाफ काफ़ी अच्छे और स्ट्रॉन्ग अपोनेंट उम्मीदवार को रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो बीजेपी के उम्मीदवारों को टक्कर दे सके और इलेक्शन जीत सके, जिसकी वजह से जो अपोजिशन पार्टीज़ के ये उम्मीदवार है, ये जीत सके और इलेक्शन में एक काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकल सके। तो ऐसे कई सारी इम्प्रूवमेंट्स अपोजिशन पार्टी को करनी पड़ेगी, जिससे वो बीजेपी को इस आने वाले 2024 के इलेक्शन में टक्कर दे सके। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो सब्सक्राइब कीजिए। हम डे टू डे बेसिस पर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे।